नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैथ IQ अकेडमी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर। आज हम स्फीयर का थर्ड लेक्चर करना है। ठीक है, अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। थर्ड लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर स्फीयर का क्या पढ़ा था। अभी तक हम स्फीयर्स की डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट हुई थी सबसे पहले हमारे सेंट्रल फॉर्म के अंदर। सेंट्रल फॉर्म जो हमारे पास क्या थी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वेयर हमारे पास ए बी सी के होते थे सेंटर, एंड जो हमारे पास आर के होते थे रेडियस। ठीक है, ये हमारे पास 2 चीजें आती थी। यहाँ पे सेंटर होते थे हमारे पास ए बी सी, और रेडियस क्या होता था, आर होता था। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्म निकल के आई थी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आई थी। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र विच इज इक्वल टू आर स्क्र, है ना। इसके बाद आई थी हमारे पास डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म डायमेट्रिक फॉर्म हमारे पास क्या थी, एक्स माइनस एक्स वन सॉरी एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू विच इज इक्वल टू 0। ये थी हमारे पास डायमेट्रिक फॉर्म। और इसके बाद हमारे पास आई थी जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म जर्नल फॉर्म हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास आई थी एक दूसरी फॉर्म आई थी जिसके अंदर हमारे पास था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई माइनस का सी जेड विच इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या बोलते थे, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म थी। अभी तक हम ये डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे पास कर्व की इक्वेशंस को देख चुके हैं, और साथ ही साथ अब हमारे पास एक रिजल्ट आने शुरू हो गए थे। रिजल्ट क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन आ जाए एफ ऑफ एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू 0, हमें चेक करना हो कि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या चेक करते थे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक होनी चाहिए इन एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड वेरिएबल के अंदर हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या होता था, जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। थर्ड हमारे पास रिजल्ट क्या आता था, हमारे पास रिजल्ट आता था कोई भी मिक्स्ड टर्म नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर मिक्स्ड टर्म नहीं होनी चाहिए। मिक्स्ड टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मिक्स्ड टर्म नहीं होनी चाहिए। मिक्स्ड टर्म हमारे पास किस तरह की होती थी, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई जेड, है ना। कोई भी 2 वेरिएबल्स की प्रोडक्ट होती है हमारे पास मिक्स्ड टर्म, और कोई भी जो दो वेरिएबल है वो अलग अलग वेरिएबल, ठीक है, सेम वेरिएबल की प्रोडक्ट नहीं कह सकते हम, अलग वेरिएबल्स की प्रोडक्ट होती है इसके अंदर। क्लियर है, ये तो था हमारा पिछला रिकैप। तो चलिए अब देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का सबसे पहले हमारे पास आता है सेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए प्लेन। अगर हमारे पास ये स्फीयर S1 है, अगर किसी प्लेन, इस पाई को लेते हैं, प्लेन का नाम पाई रहता है, पाई से कट करते हैं तब हमें क्या रिजल्ट आते हैं, इस चीज को हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ हमारे पास S1 स्फीयर है जिसको हमने पाई प्लेन से कट कर दिया। कट करने बाद ये आप सरफेस देख पा रहे हो, हमारे पास इस तरह बाउंड्री में बना है, ये सरफेस है। ये सरफेस क्या बन के आ रहा है, एक सर्कल की शेप लेके आ रहा है, जिसको उन्होंने यहाँ पे साइड पे डिनोट करा हुआ, शो करा हुआ है ना। ये सर्कल की शेप लेके आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम एक स्फीयर को और एक प्लेन को कट करेंगे, जब भी हम एक स्फीयर को और प्लेन को कट करेंगे, तब हमारे पास क्या आने वाला है, एक सर्कल की इक्वेशन आने वाली है। तब हमें मिलेगी सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन देखिए इस तरह, क्योंकि ये प्लेन है, प्लेन और जो ये स्फीयर है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है ना। वो तो एक तरह से यही बनेगा ना, जो ऊपर वाली कर्व हमारे सामने आ रही है,
नीचे वाला जो हमारा पोर्शन है वो निगलेक्ट हो जाएगा, जो ये अपर पोर्शन है ये भी निगलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ये बाउंड्री बचेगी जो प्लेन और उसके बीच में है। ठीक है, तो यहां से हमें मिलता है हर बारी एक सर्कल। ठीक, हमें सर्कल मिलेगा। अब ये देखिए इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में करते गए हैं, अगर हमें इसको आगे फर्दर स्टडी करनी हो तो। सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाय प्लेन इज ए सर्कल, यहाँ पे हमारे पास ये चीज है। तो अब हमारे पास क्या देखिए, इन्होंने कि स्फीयर को लेट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास स्फीयर कुछ भी नाम दे दीजिए, से S1 का नाम दे दीजिए चाहे, ये हमारे पास स्फीयर है। सी उसका हमारे पास क्या है, सेंटर। ठीक है, आर ये स्फीयर की हमारे पास है रेडियस। ठीक है, आर रेडियस है। और जो ये पी है आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मैं बताता हूँ कौन सा भी बनता है, इसको भी देखते हैं फर्दर। तो अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। कहते हैं अगर हमारे पास किसी भी एक स्फीयर को किसी भी प्लेन से अगर हम कट करते हैं तो हमारे पास ये सर्कल आएगा। ठीक है, तो इस सर्कल का जो हमारे पास सेंटर है ना वो एन बनेगा, और इसका जो रेडियस बनेगा वो निकालने का भी यहाँ पे फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके सेंटर का और इसके रेडियस, सेंटर का एक तरह से आप क्वेश्चंस के अंदर जा समझोगे, पर इसका जो रेडियस निकालने का यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला भी मिल जाएगा। अब जो देखिए यहाँ पे प्रूफ किया हमारे पास, कंसीडर ए स्फीयर, स्फीयर को कंसीडर कर दे जो हमने S1 लेट करा हुआ है, विद द सेंटर C एंड रेडियस R विच इज बीइंग इंटरसेक्टेड बाय ए प्लेन, इंटरसेक्टेड बाय ए प्लेन पाई, जो अभी तक आपको समझाया वही चीज लिखा हुआ है। लेट n बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C, मतलब कि अगर हम सी से प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर ड्रॉ लाइन ड्रॉ कर दें, उसका नाम हमारे पास क्या है, सी एन, और उसकी लेंथ कितनी लेट कर ली हमने पी। मतलब कि जब हम इस सी से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर की लेंथ हमने पी लेट कर ली। परपेंडिकुलर किस पे ड्रा करा है हमने, इस प्लेन पे। ठीक है, पाई प्लेन पे, तो हमने पी लेंथ को लेट कर लिया। Let P be any point on the section of the sphere by the plane। अब क्योंकि ये प्लेन जो हमारे पास ये प्लेन है कट कर रहा है हमारे पास इस स्फीयर को, अगर इस स्फीयर को कट कर रहा है तो यहाँ बाउंड्री पॉइंट भी हमारे पास आएंगे, तो कोई भी एक बाउंड्री पॉइंट टेक कर लिया जो इस हमारे पास प्लेन पे और क्या नाम है स्फीयर पे, जैसे कि ये पी लेट करा हुआ हमने, इसको पी लेट कर लिया। अब ये लेट करने के बाद जो हमारे पास ये एनपी लेंथ किस तरह निकल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम निकल जाएगी। ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर 90 डिग्री एंगल है तो जो मैं परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोथेसिस है, तो यहाँ पे हमारे पास पाइथा थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमारे पास जो एनपी की वैल्यू कितनी आई है, रूट आर स्क्र माइनस पी स्क्र आ जाएगी, विच इज कांस्टेंट, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी, और बल्कि पी हमारे पास क्या है, मूविंग है। Thus any point P on the section of sphere by the plane lie at a constant distance root r square minus p square from n। ठीक है, तो अब यहां से हमें ये चीज पता चल गया, P जहां मर्जी मूव कर ले, बाउंड्री है ये P, ठीक है, बाउंड्री में जहां मर्जी मूव कर ले, जो ये हमारे पास लेंथ आने वाली है वो हमेशा कितनी आने वाली है, रूट आर स्क्र माइनस पी स्क्र। और ये कैसा, ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब ये हमारे पास इन दोनों की इंटरसेक्शन सर्कल आ सके, क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन यही है, एक फिक्स पॉइंट से एक पी मूविंग पॉइंट होता है सच दैट मूव इस तरह करता है कि हमेशा फिक्स डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस बनेगा वो फिक्स्ड होता है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है, क्योंकि कांस्टेंट है, फिक्स हो गया। फिक्स होने के कारण हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। क्लियर। अब इस फॉर्मूले को याद करना है क्या हमने, कि जब भी हमारे पास कोई भी स्फीयर की विद प्लेन के इंटरसेक्शन होती है तो उसके बीच में जो अंदर सर्कल बनेगा, सर्कल का जो रेडियस आने वाली है वो रेडियस बनेगी रूट आर स्क्र माइनस पी स्क्र, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन। ठीक है, यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। चलिए, अब इसके साथ ही हमारे पास ये रिमार्क आ गया, इफ द प्लेन इंटरसेक्ट टू द स्फीयर रेडियस आर, ये वही चीज लिख दी इन्होंने कि हमारे पास सेंटर क्या नाम है सर्कल का, हमेशा क्या बनेगा, ये बनेगा अगर कोई भी स्फीयर जिसका रेडियस आर है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन कह लीजिए, सेंटर कह लीजिए, फ्रॉम दी स्फीयर और टू दी क्या नाम है प्लेन, तो हमारे पास वो पी है, तो हमारे पास सेंटर और रेडियस क्या आएगा सर्कल का, वो ये आएगा रूट आर स्क्र माइनस पी स्क्र। इसी के साथ हमारे पास एक नोट निकल के आता है, इसके अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दी प्लेन टच दी स्फीयर,
मतलब कि बाय चांस ये स्फीयर है, वो प्लेन है, इसको यहां से टच करके चला गया, कट करे ना, टच करके चल जाए, तब क्या होगा, जब हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू आर के आ जाए, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आर आ जाए, तब हम क्या कहेंगे, प्लेन और स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्रेटर देन हो जाए आर से, तब हम क्या कहेंगे, फेल्स टू मीट, आपस में ये इंटरसेक्ट या टच नहीं हो रहे। अगर लेस देन हो जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस देन हो जाए आर से, तब हम क्या कहेंगे, ये आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं आपस में, प्लेन और जो ये स्फीयर है आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, जो हमने पहले भी डिस्कस करा था, यहाँ वापस रिपीट हो गया। क्लियर। इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है, वो डेफिनेशन है हमारे पास ग्रेट सर्कल की। कि ग्रेट सर्कल क्या होता है, द सेक्शन ऑफ द स्फीयर बाय द प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज ए ग्रेट सर्कल, इट्स सेंटर एंड रेडियस आर द सेम एज द गिवन स्फीयर। ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जब हम किसी स्फीयर को, जैसे यहाँ पे स्फीयर से लेट कर लीजिए S1 गिवन है, स्फीयर को किसी प्लेन से कट करें, प्लेन से कट ऐसे करें सच दैट जो स्फीयर का सेंटर है और जो स्फीयर की रेडियस है वो ही सर्कल का सेंटर और सर्कल की रेडियस बन जाए, उसे कहेंगे हम ग्रेट सर्कल। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम कोई भी प्लेन ले, ये हमारे पास स्फीयर है, इसको किसी भी प्लेन से कट करवा दिया, कट इस तरह करवाया है सच दैट जो हमारे पास जो पोर्शन आया है ना, जो सर्कल आया है, वो सर्कल इस तरह बने कि ये प्लेन है ना, इसके सेंटर से कट करता जाता हूं। जो ये प्लेन है अगर इसको सेंटर से कट कर रहा है ना, तो जो हमें जो सर्कल मिलेगा इसके अंदर, वो ग्रेट सर्कल मिलेगा। इसको अगर दूसरी तरह ग्राफिकली समझना हो तो इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि वो सर्कल हमारे पास ये स्फीयर है, अगर इसके अंदर हम यहां सर्कल बनाएंगे, स्मॉलर बनेगा एज कंपेरेटिवली दिस, अगर यहां बनाएंगे ये बिगर है सर्कल बनेगा एज कंपेरेटिवली दिस। तो सबसे हाईएस्ट सर्कल कहां आएगा, यहां आएगा, इसके से छोटे मिलेंगे, ठीक है, यहां से इसके छोटे बनने से शुरू हो जाएंगे। जहां हमें सबसे हाईएस्ट या सबसे बिगेस्ट सर्कल मिलेगा उसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट सर्कल। और वो पोजीशन कौन सी होती है, वो पोजीशन ये होती है जहां पे इस स्फीयर का सेंटर होगा, जहां स्फीयर का सेंटर है वहीं से इसको कट कर दीजिए। जैसे कि अगर आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल से देखना चाहें, तो अगर आपके पास कोई एप्पल है, अब अगर आप एप्पल को मिडल में कट करोगे तो आपके पास इक्वल साइड्स आती हैं, और आप देखोगे जो आपके पास शेप आएगी कटने के बाद, जो हाफ पीस के जहां पे जो साइज होगा वो सेम एज इट इज यहां होगा, वो सबसे बिगेस्ट होती है। अगर आप इसको बीच में कट करने की बजाय साइडों से कट करते हैं, तो आप देखते हो जो बीच में यहाँ पे जो अपर पोर्शन बनता है वो स्मॉलर देन होता है, ठीक है, एज कंपेरेटिवली अगर आप उसको मिडल में से कट करें। ठीक है, तो यहां पर भी यही चीज बता रहे हैं कि जो इसको मिडल पोर्शन है, अगर इसको वहां से कट करा जाए स्फीयर को, तब हमें क्या मिलेगा, एक बिगर स्फीयर सर्कल मिलेगा, और उसे हम क्या नाम देंगे, ग्रेट सर्कल का नाम। ठीक है, उसे हम नाम देंगे ग्रेट सर्कल का। बाकी सारे जो सर्कल बनेंगे वो हमारे पास स्मॉल सर्कल होते हैं। क्लियर। अब देखते हैं हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। अगर हम दो स्फीयर्स को आपस में कट करते हैं तब हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि आप ग्राफिकली देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए ये स्फीयर S1 है, ये स्फीयर S2 है, जब ये आपस दोनों में टकरा रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो इनकी बाउंड्री को देखिए जो यहाँ पे बनी हुई है, ये जो इसकी बाउंड्री बन के आ रही है, ये एक सर्कल की बन के आ रही है ना, सर्कल की बन के आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ जब हमारे पास S1 और S2 दो जो हमारे पास स्फीयर हैं आपस में इंटरसेक्ट होंगे, तब हमारे पास क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। यहां से हमें ये चीज पता चल रही है, जब भी दो स्फीयर हैं आपस में इंटरसेक्ट होंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, एक सर्कल मिलेगा। क्लियर। अब जैसे देखिए इन्होंने यहाँ पे समझाया, वो चीज को बताया हुआ है, we now consider two spheres, assume that the given sphere have point in common, that is sphere intersection। अगर इनके पास इंटरसेक्शन है, मतलब कि इन्होंने यहाँ ये लिखा है कि हमने दो स्फीयर लेट कर लिए सच दैट इनके पास कॉमन पॉइंट है इंटरसेक्ट होने के लिए, मतलब कि आपस में वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। पहले स्फीयर की इक्वेशन इन्होंने ये लेट कर ली, सेकंड स्फीयर की इक्वेशन इन्होंने ये लेट कर ली। मान लीजिए ये S है और ये S प्राइम है, ये दो स्फीयर हमने लेट कर लिए। अब हमें पता है
अगर इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको जब हम माइनस करेंगे तब हमारे पास इक्वेशन किस में रह जाएगी, एक्स वाई जेड में। एक्स वाई जेड में रह जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक प्लेन आएगा, है ना। जैसे इन्होंने ये लिखा हुआ है, द पॉइंट कॉमन टू दिस टू स्फीयर सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, हैंस सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मतलब कि यहाँ पे ये इस तरह है, अब जो कोई पॉइंट है पी पॉइंट, मान लीजिए वो इस प्लेन पे भी है, इस प्लेन पे भी है, मतलब कि मान लीजिए वो पॉइंट ये है, ठीक है। अगर मैं इसको ढंग से वापस बनाना चाहूँ तो एक सेकंड रुकिए, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आपके पास पी पॉइंट है, ठीक है, ये पी पॉइंट है। अब ये स्फीयर S1 पे भी है, स्फीयर S पे भी है। इसका मतलब ये पी पॉइंट आपको S प्राइम स्फीयर को भी सेटिस्फाई करेगा, S स्फीयर की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं S माइनस एस प्राइम पे भी अगर ये पी पुट कर दूंगा ये पॉइंट, तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। इन्होंने यहाँ चीज लिखी हुई है। तो जब इन्होंने माइनस करके देखा तो हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है, और ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन एक प्लेन की है। हमारे पास 3D के अंदर जो ये इक्वेशन आती है ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, जो ये इक्वेशन होती है एक प्लेन की इक्वेशन होती है। ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है। अगर ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है, और ये हमारे पास पी पॉइंट है और सेटिस्फाई कर रहा है इसको, मतलब कि ये जो ये प्लेन आ रहा है वो सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा जो इन दोनों के बीच में कॉमन होंगे, इन दोनों के बीच में कॉमन होंगे, सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमारे पास अब एक क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया कि अगर हम इस स्फीयर को इस प्लेन से कट कर दें, जो हमारे पास वो पोर्शन आएगा, वो पोर्शन आएगा सर्कल का। समझ पा रहे हो। मैं एक वापस रिपीट कर देता हूं कि जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास ये दो स्फीयर थे, जो इनका ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन बन रहा था ना, इसको मैंने अलग करने के लिए क्या कर लिया, एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर ली सच दैट जो वो सारे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स को कवर कर रहा है। बाकी मैंने पोर्शन को कर दिया निग्लेक्ट, बाकी मैंने पोर्शन को निग्लेक्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या रह गया, ये प्लेन रह गया और ये स्फीयर रह गया, ठीक है। अब ये प्लेन और ये स्फीयर रह गया। तो हमने क्या करा, अब इन दोनों को हमें पता है जब ये स्फीयर को और प्लेन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक सर्कल की इक्वेशन आएगी, है ना। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि हमारे पास हमें क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपने जो ये निगलेक्ट करना है ये वाला पोर्शन निगलेक्ट करना है, मतलब एस प्राइम वाला ही स्फीयर का पोर्शन निगलेक्ट करना है। आप चाहो तो ये वाला पोर्शन निगलेक्ट करके ये वाला पोर्शन टेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से कोई भी स्फीयर एट ए टाइम एक बारी में कंसीडर कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं हमारे पास इसके क्वेश्चंस क्या आते हैं। जैसे देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सेक्शन ऑफ द स्फीयर। सेक्शन ऑफ द स्फीयर कौन किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाय द प्लेन, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका सेंटर फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, क्या एक स्फीयर का, ठीक है, जो हमारे पास सॉरी हमारे क्या है, सॉरी हमने जो सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है, सेक्शन ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। सेक्शन ऑफ द स्फीयर मतलब क्या हो गया, इस स्फीयर का इस प्लेन के साथ जब हम इंटरसेक्ट करेंगे, जो हमारे पास कर्व आने वाली है, मतलब कि जो हमारे पास सर्कल आने वाला है, इसका सेंटर क्या बनेगा और इसका रेडियस क्या बनेगा वो हमने बताना है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इसकी सेंटर की स्फीयर की इक्वेशन लिख ली, स्फीयर की इक्वेशन लिख ली और प्लेन की इक्वेशन लिख ली। आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला करा था कि हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है पी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है इसका, सॉरी गलत लिखा गया, हमारे पास होता है आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक। अब हमारे पास ये देखिए, अगर इसको देखेंगे ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, सर जो स्फीयर है उसकी हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसका जो सेंटर है वो हमारे पास क्या होने वाले हैं, 0 0 0, और ये क्या होती है, रेडियस होती है, मतलब किसकी इक्वल होती है, आर स्क्वायर की इक्वल होती है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब इस स्फीयर का सेंटर क्या है,
0 0 0 और इसकी रेडियस क्या है हमारे पास r इक्वल टू 5। ठीक, ये चीज आ गई। अगर हमें इसका सेंटर पता है और रेडियस पता है, अब हमने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या होता है, अगर हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है x1 y1 z1, कोई प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट है ये प्लेन है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो वो हमारे पास क्या आएगा, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड प्लस डी लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसको सी जेड और डी, यहाँ क्या जाएगा सी जेड वन प्लस डी का मोड अपॉन रूट में आ जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए जो हमारे पास x1 y1 z1 थे क्या, वो 0 0 0 थे, इन्होंने वो टर्म को सारा को निगलेक्ट ही कर दिया, सिर्फ कांस्टेंट टर्म भी रहेगी। यहाँ हमारे पास प्लेन है, प्लेन के अंदर कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास -9, तो -9 को टेक कर लिया, कोफिशिएंट हमने टेक कर लिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, p आ गया। ठीक है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन और ये वाला सेंटर पॉइंट, इनसे निकालना है हमने। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों का इस्तेमाल करके यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, वो क्या आ गया हमारे पास 3। तो अब रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या आएगी, रूट आर स्क्र माइनस पी स्क्र, आर स्क्र की वैल्यू पुट कर दी, पी स्क्र की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 4। अब ये हमारे पास आ गया। अब ये देखिए जो मैं ये तरीका करने जा रहा हूँ यहाँ पे ये सोल्व कर रहे हैं, ये एक तरह से आपके पास प्रोसेस ही है, किसी भी तरह कोई क्वेश्चन आया तो आप इसको किस तरह सोल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज द फुट परपेंडिकुलर एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सी, जो हमारे पास सेंटर, अब ये कह रहे हैं कि जैसे कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन बनी हुई थी, ये हमारे पास स्फीयर है, ये प्लेन कट कर रहा है सच दैट इस सी से हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है एंड, ठीक, ये चीज को इस तरह। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या थी, इस प्लेन की इक्वेशन थी 2x y 2z -9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन थी। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे देखिए जो ये लाइन है, CN लाइन है, ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, आपको मैं बता दूं, अगर मेरे पास ax by प्लस cz इज इक्वल टू 0 या d कह लीजिए, ठीक है, ये कोई प्लेन है, इसके अगर मैं परपेंडिकुलर प्लेन, ये परपेंडिकुलर लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहता हूँ, वो होते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे a है, कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ b है, कोफिशिएंट ऑफ z यहाँ c है, वो ये बनते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर के, ये परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर मेरे पास ये प्लेन है, इसके डायरेक्शन मतलब इसके परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है, ये CN है, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहता हूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, 2 1 2 हो जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या है 2, कोफिशिएंट ऑफ y क्या हमारे पास 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ z क्या है 2 है, वो लिख देंगे। वो करने के बाद हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन की वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, अगर हमें पता हो कोई लाइन x1 y1 z1 में से पास करती हो, एल एम एन उसके क्या है डायरेक्शन रेशियो है, तो उसकी इक्वेशन ये बनती है x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम, z माइनस z1 अपॉन एन, ये हमारे पास इक्वेशन आती है। तो यहाँ से हमने अप्लाई कर दिया, इक्वेशन आ गई। अब इसको से लेट कर लेते हैं, ये सारी जो वैल्यूज हैं वो इक्वल टू के है। अगर इक्वल टू के है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इधर के मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 के, x की वैल्यू 2 के आ जाएगी, सिमिलरली y की वैल्यू k आ गई, z की वैल्यू 2 के आ गई। अब ये देखिए ये 2k के अंदर हमें पता है जो सेंटर n है, जो ये सेंटर n है, ये प्लेन पे भी तो लाई करता है, जिसकी इक्वेशन ये है। अगर प्लेन पे लाई करता है तो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर यहाँ से हमने इससे लाइन की वैल्यू निकालनी है, मतलब सेंटर का पॉइंट निकालना है, तो यहाँ से निकलेगा, और ये तभी निकलेगा क्योंकि ये पॉइंट इस पे भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इस प्लेन की इक्वेशन के अंदर इस पॉइंट को पुट कर दिया, मेन इसके अंदर पुट करें, इसके अंदर पुट कर दिया तो हमारे पास ये चीज आ गई। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, k की वैल्यू इसके 1 इसके अंदर पुट कर दीजिए, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सेंटर आ जाएगा। सेंटर किसका आ जाएगा, सर्कल का आ जाएगा, हेंस द रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 आ गया, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है
लेइंग ऑन द स्फीयर एंड हैविंग ए सेंटर 2 3 -4। हमें अब क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। अब एक आपको मैं बता दूं कि जो सर्कल की इक्वेशन है ना इन 3D प्लेन, ठीक है, वो इस तरह नहीं आएगी जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू मतलब कुछ आर स्क्र कर लीजिए, या फिर एक्स माइनस ए स्क्र वाई माइनस बी स्क्र विच इज इक्वल टू आर स्क्र। ये इस तरह में नहीं आती इन 3D, ये इस तरह में नहीं आती इन 3D। ये इक्वेशन है हमारे पास 2D के अंदर है, 2D प्लेन के अंदर होती है, 3D प्लेन के अंदर इस तरह पॉसिबल नहीं हो पाता गा। यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्कल की जो इक्वेशन है फिर हम क्या करेंगे, एक इंटरसेक्शन फॉर्म में लिखेंगे। इंटरसेक्शन फॉर्म में किस तरह, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने स्फीयर की इक्वेशन को टेक कर लिया और इससे हमने क्या निकाल लिया गया है, इसका सेंटर। हमने इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए क्या निकाल लिया, इसका सेंटर। सेंटर कैसे निकला, ये जर्नल फॉर्म गिवन है, जर्नल फॉर्म गिवन है तो हमारे पास क्या होता है, इसके पास हम क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट को देखते हैं, उसको -1/2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे हमारे पास -2, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ गया। फिर क्या देखते हैं, वाई का कोफिशिएंट देखते हैं, जिसको -1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। वाई का कोफिशिएंट क्या है 4 है, इधर -1/2 से मल्टीप्लाई कराए -2 आ गया। फिर जेड का कोफिशिएंट उसको भी -1/2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास देखियो -6 है, वो 3 आ गया। तो क्या होगा, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर हो गया, इस पर्टिकुलर स्फीयर का सेंटर हो गया। ठीक है, अब ये सेंटर है, ये सेंटर किसका, स्फीयर का, ये वाला सेंटर। और हमें सेंटर किसका गिवन है, सर्कल का। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये लाइन है, हमें इसका सेंटर पता है, इसका सेंटर पता है, तो इस लाइन के हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो का वो फॉर्मूला अप्लाई करके इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर दी, जो हमारे पास क्या है 1 5 -7, 1 5 -7 निकाल दिया। अब 1 5 7 किसका डायरेक्शन रेशियो है, इस लाइन की। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं तो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर कोई भी प्लेन किसी भी पॉइंट x1 y1 z1 में से पास करती हो, ठीक है, कोई भी प्लेन x1 y1 z1 में से पास करता हो, सच दैट उसके परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये हो एल एम एन, ये परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। तो हमारे पास उस क्या नाम है, प्लेन की इक्वेशन क्या आती है, l इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस एम इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस एन इंटू जेड माइनस जेड वन विच इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन बन के आती है। ठीक है, तो यहां से हमने ये चीज अप्लाई कर दी, ये चीज अप्लाई कर दी इस पे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशो है सी एन के। ठीक है, एन यहाँ पे क्या है, प्लेन में से पास करने वाला पॉइंट है, एन की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने यहाँ से प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो प्लेन की इक्वेशन निकाल दी। तो इसका मतलब इस स्फीयर की और इस प्लेन की इंटरसेक्शन हमें क्या मिलेगी, सर्कल मिलेगी, हैंस द रिजल्ट। ये होती है इंटरसेक्शन फॉर्म। जरूरी नहीं है 3D के अंदर हम हर बारी के सर्कल की जो इक्वेशन है वो हमारे स्टैंडर्डाइज जो इक्वेशंस आती हैं उसके अंदर लिख सकें, उसके अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो 3 वेरिएबल्स में रन कर रहे हैं। 2D के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल होते थे वो 2 वेरिएबल्स के अंदर डील करते होते थे, जिसके कारण जो हमारे पास इक्वेशंस है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास क्या है, शो दैट दी स्फीयर, जो हमारे पास स्फीयर एस है और एस प्राइम है, ये दो स्फीयर हैं, कट दी स्फीयर इन ए ग्रेट सर्कल इफ दिस। हमें प्रूव करना है ये दो जो स्फीयर्स हैं आपस में ग्रेट सर्कल के तौर पे कट करेंगे जब हमारे पास ये कंडीशंस होल्ड करेंगी। अब ये देखिए, जब हमने इसकी जब थ्योरेटिकल पार्ट करा था, थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर हमने देखा था कि जब भी दो स्फीयर कट करते हैं हम क्या करते हैं, उनके बीच का प्लेन निकालते हैं। मतलब कि मान लीजिए ये स्फीयर है, ये आपस में कट करते हैं तो हम वो प्लेन निकालते हैं सच दैट जो सारे के सारे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स को क्या करता हो, कवर करता हो। ठीक है, और वो कैसे निकलता है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके। तो हम दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां से प्लेन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ग्रेट सर्कल होने की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ग्रेट सर्कल का हमने ये देखा है कि जो उसका सेंटर है ना, जो सेंटर ऑफ दी स्फीयर होता है, ठीक है, वही सेंटर हमारे पास किस पे लाई करता है, प्लेन पे लाई करता है। प्लेन को उसको कट करना तो उसमें से पास करना होता है। अगर प्लेन उसके सेंटर में से पास करेगा
तो उसके सेंटर को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हमने क्या कर लिया, जो हमारे पास स्फीयर है S2, ठीक है, तो उसका हमने सेंटर निकाल लिया। यहाँ पे सेंटर उसका क्या आ जाएगा हमारे पास, U प्राइम V प्राइम W प्राइम नेगेटिव में वो आ जाएंगे। अब ये किसको सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने एक्स वाई जगह वाई जेड की जगह क्या पुट कर दिया, इस वैल्यूज को पुट कर दिया। पुट करने के बाद इनको सॉल्व कर लिया, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, बस हैंस द रिजल्ट। सिंपल था। क्वेश्चंस को ध्यान से समझ के करेंगे तो रिजल्ट इजी है, दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए फर्दर चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या गिवन है, एग्जांपल नंबर 4 में ए वेरिएबल प्लेन इज ए पैरेलल टू द प्लेन। अब हमारे पास कोई प्लेन है सच दैट वो पैरेलल है इस प्लेन के, ठीक है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड डी इज इक्वल टू 0 कोई प्लेन है, इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन में सिर्फ फर्क पता कहाँ आता है, इसके लास्ट वाले कांस्टेंट में, ठीक है, कांस्टेंट में फर्क आता है, बाकी सारी इक्वेशन सेम रहती है। किसी भी प्लेन के अंदर अगर हमारे पास आते हैं, अगर पैरेलल गिवन है तो उनके कांस्टेंट चेंज होते हैं, वेरिएबल टर्म कभी चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब इसके जो भी प्लेन है जो इसके पैरेलल है, इसके गिवन है, तो सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा, इसके कांस्टेंट में फर्क आएगा और किसी चीज में फर्क नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एंड मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी, मतलब कि जो ये प्लेन है जो इस प्लेन के पैरेलल है, वो ये प्लेन ए बी सी पॉइंट पे मीट करता है एक्सिस के। प्रूव दैट द सर्कल ए बी सी लाइज ऑन द सरफेस। हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास सर्कल लगा है जो ए बी सी लाइज ऑन दी सरफेस, जो सर्कल आएगा जो ए बी सी में पास करता है वो इस क्या नाम है सरफेस पे लाई करता है। हमने यहाँ पे ये चीज को प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वही चीज करा कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ दी प्लेन निकाला, पैरेलल प्लेन था तो यहाँ पे 0 की जगह हमने क्या लिख दिया, के लिख दिया। अब के को इधर लिया सच दैट ये हमारे पास किस में कन्वर्ट होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास आ गई, वो भी किसकी, लाइन हमारे पास प्लेन की, प्लेन की हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी है। अब ये प्लेन हमारे पास एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, इस पॉइंट पे, वाई एक्सिस इस पॉइंट पे, जेड एक्सिस इस पॉइंट पे, क्योंकि ये हमें क्या गिवन होती है, इंटरसेप्ट ऑफ एक्स, इंटरसेप्ट ऑफ वाई, इंटरसेप्ट ऑफ जेड, वो लेंथ गिवन होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म की खासियत ये होती है, तो यहाँ हमारे पास ये पॉइंट बनेंगे। अगर हम सर्कल की इक्वेशन निकाल लें सच दैट जो इन ए बी सी पॉइंट से पास करती हो, सेंटर से पास करती हो, वो ये चीज ही आएगी। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास यही होती थी, यहाँ के इसलिए एक्स्ट्रा आ गया ना कि वहां पे हमारे पास जो पॉइंट है वो ए के में है। पहले पॉइंट हमारे पास ए में होते थे, अब पॉइंट ए के में है, तो यहाँ पे ए के आ गया, एक्स्ट्रा आ गई। तो हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन यहाँ पे ये चीज बन के आ गई, ये हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन आ गई, ठीक। अब ये देखिए दिस सर्कल ए बी सी लाई ऑन दी प्लेन 1 एंड दी स्फीयर 2। हमें प्रूफ करना है ना कि जो जो हमारे पास सर्कल आएगा वो इस सरफेस पे लाई करता है। और सर्कल हमें किस तरह मिलेगा, इस प्लेन को इस अगर स्फीयर के साथ कट करवा दिया जाए तभी हमें जाके हमें सर्कल मिलेगा, ठीक है, सर्कल मिलेगा। तो हमने क्या कर लिया, हमने अपने इस इक्वेशन 2 और अपनी वाली इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी एक्स स्क्वायर, ये वाली, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन 1, इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए के, वाई स्क्वायर अपॉन बी के, जेड स्क्वायर अपॉन सी के विच इज इक्वल टू 1, इन दोनों का इस्तेमाल करके के को एलिमिनेट कर लेते हैं। इन दोनों का इस्तेमाल करके जब हमने के को एलिमिनेट करा ना तो हमारे पास ये प्लेन की इक्वेशन आ गई विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही तो हमने प्रूव करना था, यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया, हेंस द रिजल्ट। क्लियर। इसी तरह हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ, सेम एज इट इज लगी है, ठीक है। इसको करोगे आप खुद, बस इसके स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि करना किस तरह है, मेंटली तौर पे थोड़ी सी क्लियरनेस मिल जाए आपको। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, दी प्लेन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 मीट्स दी कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी, ठीक है। ये प्लेन हमारे पास क्या नाम है, ए बी सी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मीट करता है। तो मतलब कि अगर ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, मीट कहाँ पे करेगा, ए 0 0 पे, 0 बी 0 पे और 0 0
सी पे मीट करेगा। फाइंड द इक्वेशन डिटरमाइनिंग द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है, हमें इक्वेशन करनी है फाइंड द इक्वेशन डिटरमाइनिंग द सर्कम सर्कल, मतलब कि जो ABC के अंदर लाई करने वाला, ठीक है, जो हमारे पास सर्कल होगा, जो ABC ट्रायंगल के अंदर लाई करने वाला हमारे पास जो सर्कम सर्कल आएगा उसकी इक्वेशन बतानी है हमारे पास क्या होगी। आल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, हमने इसके सेंटर और रेडियस भी निकालने। सेम पिछले वाले एग्जांपल नंबर 4 वाले प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से स्फीयर की इक्वेशन निकाल लेंगे जो इन 3 पॉइंट से और ओरिजिन 0 0 0 से पास करता हूँ, मतलब कि इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे निकाल लिया। तो इसका मतलब ये और ये आपस में इंटरसेक्ट हो गए, हमें क्या किसकी इक्वेशन देंगे, सर्कल की इक्वेशन देंगे। तो हमारे पास यहाँ से सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ये दोनों आपस में मिलके सर्कल की इक्वेशन देंगे। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन फाइंड होगी एक तरह से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इस 3D के अंदर जो सर्कल की इक्वेशन है उसको एक तरह से इंटरसेक्शन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन फॉर्म मतलब कि दो कर्व्स को लिख देंगे कि इनको इंटरसेक्ट करके ये आ जाएगी, पर्टिकुलर कर्व लिखनी यहाँ पे बहुत टफ है। अब दूसरा हमसे क्या पूछा है, इसका सेंटर एंड रेडियस। रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला होता था रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, वेयर पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर इज रेडियस ऑफ सर्कल, सॉरी स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यहाँ से हमारे पास अभी स्फीयर है, इसका सेंटर एंड रेडियस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से पी पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा देंगे, इससे और इस प्लेन के बीच में हम क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वहां से पी की वैल्यू आ जाएगी, फिर आर और पी की वैल्यू इसके अंदर पुट करके हमें क्या मिल जाएगा, इसका हमें मिल जाएगा रेडियस। रेडियस किसका मिलेगा, सर्कल का। अब उसके बाद सेंटर फाइंड करना है। सेंटर फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, इस सी एन लाइन की इक्वेशन निकालते थे। सी एन लाइन की इक्वेशन निकालने की सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन रेशो। और डायरेक्शन रेशो हमें कौन प्रोवाइड करवाएगा, इसकी ये वाली इक्वेशन। वहां से इक्वेशन फाइंड करने के बाद एक हम आर की वैल्यू लिखते थे, ये चीज आर की वैल्यू निकाल के ये पॉइंट अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, वहां से निकलेगी। तो इस चीज को मैं आपको बता दिया, क्वेश्चन होगा किस तरह पर, सोल्व आप खुद करोगे, ट्राई खुद करोगे, ताकि आपको पता चले कि ये चीज आपको समझ आई नहीं आई। ठीक है, आशा करता हूँ आप सबको सब कुछ क्लियर होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।